हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स किया था। आज उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.1 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। एक सेल है हमारे पास जिसका ईएमएफ कितना दिया है। फर्स्ट सेल की अगर मैं बात करूं, ईएमएफ हमें गिवन है 1.1 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.5 ओम। उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है 0.5 ओम दिया हुआ है वो भी। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा हमारे पास, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, दैट मीन्स 1 ओम। ठीक है, तो फर्स्ट सेल में ईएमएफ भी पता चल गया हमें, टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट कितना आया हमारे पास, ईएमएफ बाय आर 1.1 बाय 1, दैट मीन्स 1.1 एम्पियर। अब आगे क्या कहता है कि एक और सेल है जिसका सेम ईएमएफ है, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है, E1 प्लस E2। तो जब सेकंड सेल हमारे पास आ जाएगा कॉम्बिनेशन के अंदर, तो टोटल ईएमएफ क्या बनेगा 1.1 प्लस 1.1 यानी 2.2 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा भाई। टोटल रेजिस्टेंस बनेगा, फर्स्ट सेल का है इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, सेकंड का मैंने मान लिया R, थर्ड एक्सटर्नल का है 0.5, तो क्या बना 1 प्लस R ओम। तो करंट हमारे पास क्या बनेगा E बाय R। करंट कितना है हमारे पास 1.1, ईएमएफ है 2.2 ओवर 1 प्लस R। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.1 प्लस 1.1 R इज इक्वल टू 2.2, 1.1 R इज इक्वल टू 1.1, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 1 ओम। यानी जो सेकंड सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। क्लियर है, नोट करें। सेकंड क्वेश्चन देखें बच्चों, फॉर आइडेंटिकल सेल, 4 सेम सेल हैं जिसका ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट, आर ज्वाइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास 4 सेल हैं, जिसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है, 1 2 3 4। ठीक है, ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं जब आइडेंटिकल है R, सबका क्या होगा 2R, 2 वोल्ट R, 2 वोल्ट R, 2 वोल्ट R। वो कह रहा है उसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, एक नहीं 2, और वो दोनों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हैं वो किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यानी ऐसे 15 ओम 15। ठीक है, अब वो कह रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.6 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है हर एक सेल का। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट, ये कितना है 2 वोल्ट, और टोटल R कितना बनेगा हमारे पास, क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, R क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ऐसा ही बनेगा। दैट मीन्स 15 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 15, क्योंकि हमें कितना दिया है 15 ही दिया हुआ है ना। तो ये क्या बनेगा 225 बाय 30, 7.5 ओम। तो हमारे पास टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आया 7.5 ओम, और V कितना दिया हुआ है हमें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1.6 वोल्ट। अब याद हो मैंने रिलेशन भी बताया था आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया था। सपोज करो हमने लिया हुआ है जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, लेट R डैश बी
टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, आई इंटू में आर डैश, यही बनेगी आई इंटू में आर डैश बनेगी, जो कि किसके इक्वल होगा, ई माइनस वी। ई एम एफ में से हमने पोटेंशियल डिफरेंस माइनस किया था, तो आर डैश क्या हुआ बाय आई, और आई तो सेम रहना है, इसके क्रॉस ले लो, या फिर जो एक्सटर्नल आपके पास रेजिस्टेंस है उसका ले लो। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वी बाय आर। याद आ जाएगा, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स की वीडियो दोबारा देखना। तो ये क्या बनेगा, ई माइनस वी माइनस 1 इंटू में आर। ई की वैल्यू हमें पता है 2 वोल्ट है, वी की हमें पता है 1.6 वोल्ट है, और आर की हमें पता है कितनी आई हमारे पास 7.5। तो हमारे पास कितना आएगा रिजल्ट, यह हमारे पास 2 बाई 1.6 माइनस 1 इंटू 7.5, दैट मीन्स 2 माइनस 1.6 बाय 1.6 इंटू 7.5, 0.4 बाय 1.6 इंटू 7.5। क्लियर, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 राइट। सीधा ही लिख देती हूँ मैं इसको, 75 बाय 40, 15 बाय 8 ओम। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आया, 15 बाय 8 ओम। लेकिन 4 सेल है ना कम्बिनेशन में, हमें तो क्या करना है, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं सारे सेल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूँ तो ये क्या होगा, 4 बार ऐसे ऐड होगा, यानी 4 बाय आर बनेगा। तो आर डैश, आर कितना होगा, 4 बाय आर डैश, सॉरी आर इधर आया, आर डैश उधर जाएगा, 4 इंटू में आर डैश, यानी 1 बाय आर डैश कितना है हमारे पास, 4 बाय आर है ना। तो आर डैश कितना हो जाएगा, आर बाय 4, तो आर कितना हो जाएगा 4 आर डैश, यानी 4 मल्टीप्लाई में 15 बाय 8, 15 बाय 2 ओम। तो ये क्या आ गया, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यानी हर क्वेश्चन में जैसा भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का, या तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन कौन सा है, उसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रिलेशन पता होना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें आपको पता होगी तो आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज कर देना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले नोट करें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास किरचॉफ्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में भी आप फेस कर सकते हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फेस कर सकते हो। तो देखो क्या होता है किरचॉफ्स लॉ, उसको करने से पहले एक बात बताती हूँ। जैसे ओम्स लॉ के हमारे पास या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसको हम क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ओम्स लॉ लगा के या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स लगा के। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क आपको दिया गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट आपको दिया गया है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वहाँ पर हम ओम्स लॉ नहीं लगा सकते। तो एक जर्मन फिजिक्स्ट जो कि किरचॉफ्स थे, उन्होंने क्या किया था, इस ओम्स लॉ को एक्सटेंड करके 2 लॉ दिए थे हमें। 2 लॉ क्या क्या थे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ थे हमारे पास। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। किरचॉफ्स लॉ को, फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं, या फिर इसको आप करंट रूल भी बोल सकते हो। देखो जंक्शन का मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर बहुत सारे आप कह सकते हो वायर आके मीट कर रही है ना, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर्स मीट करते हैं, उसको हम जंक्शन बोल देते हैं। यानी जैसे बोलते हैं ना रेलवे जंक्शन, जहाँ पे 2 या 2 से मतलब 2 ट्रेन मिलती है, उसको जंक्शन बोल रहे हैं ना। तो इसी टाइप से ये है। देखो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहता क्या है,
किरचॉफ्स लॉ कहता है, इसको केसीएल से भी डिनोट करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार डायरेक्ट लिखा होता है केसीएल। तो केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट रूल या करंट लॉ। इसके अंदर क्या होता है कि जितना करंट एंटर होता है जंक्शन में उतना ही हम मानकर चलते हैं एग्जिट हो रहा है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस रूल सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन is equal to sum of current leaving the junction या सर्किट कह सकते हो आप। यानी जितना करंट एंटर कर, देखो जैसे मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है ना, यहाँ पर ये हमने 3-4 वायर मिला के दिखा दी। मान लो ये है 3 एम्पियर, ये है 4 एम्पियर, ठीक है, ये कितना होगा 7 एम्पियर। 3 + 4 7 एम्पियर। तो 7 एम्पियर एंटर कर रहा है इस जंक्शन में और 7 एम्पियर क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। यानी जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेंगे। इसका यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इज ऑलवेज 0, यानी समीशन ऑफ आई इज ऑलवेज 0। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो रूल है किरचॉफ्स रूल है, फर्स्ट रूल करंट रूल, वो किसके ऊपर बेस्ड है? इट्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। +1 में पढ़ा है हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी चार्ज ना तो क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये सिर्फ क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कोई भी अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसका मतलब क्या है कि जितना देखो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज मूव कर रहा है, यानी जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। वहां पर कोई चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। यानी चार्ज जितना आया उतना चला गया, उसी के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं कि करंट जितना आया उतना चला गया। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट रूल, हम कह सकते हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज 0। यानी समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, और यू कैन से सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। क्लियर, समझ आई ये बात? इसमें आप अगर एग्जांपल लेना चाहो, 1-2 इस पे ले सकते हैं हम। जैसे मैंने लिया, मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इसमें 2 एम्पियर करंट एंटर हुआ, 1 एम्पियर आई कैलकुलेट करना है, 4 एम्पियर। तो क्या होगा, 1 + 2 3 एम्पियर तो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। 4 + आई क्या कर रहा है, अच्छा अभी यहाँ पे 4 + आई नहीं लेते, 2 ले लेते, 1 ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लो, 1 ले लो। 1 + आई क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। तो आई कितना आया हमारे पास, 2 एम्पियर। मैंने अभी माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर करंट आ जाता है माइनस, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि जो आपने डायरेक्शन एज्यूम की है दैट इज अपोजिट टू द एक्चुअल डायरेक्शन। वो क्या है, एक्चुअल डायरेक्शन के अपोजिट है। यानी अगर आपके पास यहाँ 4 एम्पियर होता, यहाँ पर 4 एम्पियर होता, तो हमारे पास आंसर आता -i। यानी फिर ये डायरेक्शन नहीं है, एक्चुअल डायरेक्शन क्या बनेगी, इनवर्ड। क्यों, क्योंकि देखो 2 + 3 और ये भी क्या बनेगी, इनवर्ड। 1 एम्पियर आए, 1 + 2 + 1 4 एम्पियर विच इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो करंट है लीविंग द जंक्शन। एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए मैंने बताया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर हमारे पास करंट नेगेटिव है आया है तो इसका मतलब या तो हम स्टेटमेंट गलत मान लेते हैं या फिर हम ये मानते हैं हमने क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट ठीक किया। लेकिन नहीं, अगर आपके पास करंट आता है नेगेटिव, दैट मीन्स जो एज्यूम्ड डायरेक्शन है, जो हमने या फिर जो भी सर्किट में डायरेक्शन है वो क्या है, एक्चुअल डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट है। जैसे इसमें आया है हमारे पास आई क्या है, -1 एम्पियर। अगर आप आई लेते हो तो -1 एम्पियर है, यही डायरेक्शन रखोगे तो -1 एम्पियर करना है। बट अगर इस डायरेक्शन को अपोजिट शो करते हो नेक्स्ट
सर्किट के अंदर नेक्स्ट जंक्शन में आए तो आपको क्या करना है, 1 एम्पियर शो कर दो, लेकिन +1 मतलब इनवर्ट जो है वो डायरेक्शन दिखानी है। यानी ये जो है ये एप्लीकेबल होना चाहिए कि सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। तो इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। नोट करें, ठीक है बच्चों। और जंक्शन रूल में ये ध्यान रखना, जो जंक्शन की तरफ एंटर कर रहा है करंट उसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, जो एग्जिट करता है उसको नेगेटिव लेते हैं। अब सेकंड रूल करते हैं हम, किरचॉफ्स सेकंड रूल। इसको आप वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हो या फिर इसको लूप रूल या लॉ भी बोलते हो, ठीक है। यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, लिख देती हूँ, कहता है इन एनी क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी 0। जो चेंज इन पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो कि algebraic sum of EMF of closed loop is always equal to product of current and the resistance in that network or in that circuit। या फिर आप इसको यही कह सकते हो, और the algebraic EMF in any loop of circuit, ये सर्किट है, is always equal to product of current and resistor in that circuit। देखो इस रूल के लिए कुछ एक स्टेप्स बताऊंगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको सर्किट गिवन होगा, फर्स्ट आपका काम क्या है, करंट की डायरेक्शन को मेंशन करना, डायरेक्शन ऑफ करंट। सेकंड क्या है, चूज एनी पाथ और एनी लूप, कोई भी पाथ या लूप क्या करो, चूज करो, न्यूमेरिकल के जरिए और अच्छे से बताऊंगी मैं। थर्ड क्या है, अगर आप हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हो, या फिर सिंपल सा बताती हूँ मैं, अगर लूप में जो आपने पाथ एज्यूम किया है, अगर आप उस लूप में जा रहे हो, यानी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी हो सकता है, उसमें जा रहे हो, अगर सेल या बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आता है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो आपको लेना है पॉजिटिव साइन, अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव। यानी अगर हायर टू लोअर जा रहे हैं हम तो आपको पॉजिटिव लेना है, अगर लोअर टू हायर जा रहे हैं तो हमें नेगेटिव लेना है, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास, अगर करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन इक्वल है, यानी जिस पाथ को हमने चूज किया है उस पाथ के अलोंग जब हम चलते हैं, अगर उसकी और करंट की डायरेक्शन सेम है तो आपने साइन क्या लेना है, पॉजिटिव। अगर वो अनइक्वल है यानी अपोजिट है, डायरेक्शन ऑफ करंट पाथ ऑफ डायरेक्शन, पाथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ पाथ, सॉरी, अरे हो जाती है गलती, कोई बात नहीं, डायरेक्शन ऑफ पाथ, अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या लेंगे हम, नेगेटिव। यानी अब देखो एक क्वेश्चन से बता देती हूँ मैं, एक पहले नोट करें, तो देखो बच्चों मैंने एग्जांपल लिया है, ये मेरे पास सर्किट गिवन है, मान लो ये है R1, R2, R3।
तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हमें क्या करना है, करंट की डायरेक्शन लिखी हुई है। सेकंड, पाथ कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यानी लूप बनाना है। मैं मान लेती हूँ इसमें तो ये है और इसमें भी क्या है, ये है। ठीक, कौन सी डायरेक्शन ली है हमने, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो मैं इस लूप में जाती हूँ। लूप कौन सा लिया मैंने, उठाया ABCF। मान लो EMF E1 है, इसका E2 है। ठीक है, मैंने कौन सा लिया, ABCF। इधर से चले हैं भाई, हम करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं ना, तो पॉजिटिव आएगा I1 R1। मैंने कहा था अगर करंट की डायरेक्शन और पाथ डायरेक्शन सेम हो तो साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव है। अब इधर हम इधर मुड़े, बट करंट इधर आ रहा है, करंट इधर आ रहा है, हमारा पाथ उधर है, हमारे लूप की डायरेक्शन उधर बन रही है, तो डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, यानी -I2 R2। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बात आती है अलजेब्रिक सम ऑफ EMF की। तो ये बनेगा E1 - E2। पहला तो ये तरीका है, या फिर अगर मैं डायरेक्ट ये लगाऊं समीशन ऑफ E या समीशन ऑफ V = 0, जो हमने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस का, तो देखो कैसे करना है। हम यहाँ से चले, सपोज करो यहाँ से चले, I1 R1 - I2 R2। पहले कौन सा टर्मिनल आया, पॉजिटिव, तो क्या आएगा, +E2। अब कौन सा टर्मिनल आया, माइनस, E1 = 0। दोबारा से देखो, करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, प्लस, अपोजिट हो गई माइनस। पहले साइन आया पॉजिटिव टर्मिनल प्लस, फिर साइन आया नेगेटिव टर्मिनल माइनस। तो ये तो हमारे पास क्या आया, I1 R1 - I2 R2 = E1 - E2, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ चलते हैं, I2 R2 डायरेक्शन सेम है, I2 R2। अब ये करंट इसके थ्रू जाएगा ना, I1 + I2, है ना। I2 R2 डायरेक्शन सेम है, प्लस I1 I2 R3। पहले कौन सा टर्मिनल आया, माइनस, E2 = 0। ये हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये तो एक सिंपल सर्किट लेके मैंने सॉल्व किया। अभी एक न्यूमेरिकल उठा लेते हैं, आज एक ही करते हैं न्यूमेरिकल, नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे रिलेटेड 2-4 और न्यूमेरिकल कर लेंगे। पहले ये नोट करें, देखो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे और क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें वो बोल रहा है क्वेश्चन में I और I1 की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो जी, ये लूप इसका ये मान लिया मैंने, इसका भी यही मान लिया। ठीक है, तो पहला लूप कौन से लेते हैं, PRQP, क्लोज लूप। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। कौन सा लूप लिया हमने, ये वाला, PRQP, यानी क्लॉकवाइज। चलें, सेम डायरेक्शन, P से R की तरफ गए, सेम डायरेक्शन है, 20I1, सेम डायरेक्शन है, +60I। पहले कौन सा टर्मिनल आया, नेगेटिव, -4 = 0, यानी 20I1 + 60I = 4। 4 से डिवाइड कर दें, क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट लूप हम लगाएंगे ये वाला, PSRP। ठीक है, चलें, I - I1 है, 200 I - I1, अपोजिट डायरेक्शन है, -20I1। पहले कौन सा आया, पॉजिटिव, +5 = 0। तो ये बना 200I - 200I1 - 20I1 = -5। That means 200I - 220I1 = -5। 5 से डिवाइड कर देते हैं, है ना,
-1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 44i1 - 40i इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। यही बना, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन को तो सॉल्व कर लोगे, है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, इक्वेशन 1 और सेकंड को। मैथ्स में करना सिखाया हुआ है आपको। ये यहाँ पे भी अननोन वेरिएबल क्या है, i और i1, यहाँ पर भी कितने हैं, i और i1, ठीक है। या तो आप ऐसे करो, इसमें क्या करोगे, यहाँ 40 चाहिए, यहाँ भी हमें 40 चाहिए, है ना। या तो ऐसा करो, इसमें से i1 की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट कर दो। चलो, यहाँ से i1 की वैल्यू कितनी आएगी, हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट सोल्व कर देते इसको। क्योंकि 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, ठीक है। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इक्वेशन 1 एंड 3 टू इक्वेशन 4 सेकेंड, तो क्या बनेगा हमारे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, इसको 3 से किया 132, 123, यही बनेगा, बिल्कुल सही है। कैंसल, ये कितना बनेगा, इसमें 40 ऐड करेंगे, 172 i1 इज इक्वल टू क्या बना 11। तो i1 कितना आया 11/172। i1 की वैल्यू पुट करो और i की वैल्यू क्या करोगे आप कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और भी न्यूमेरिकल्स लेंगे बट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप खुद भी ट्राई करें, क्योंकि आप खुद जितना करोगे न्यूमेरिकल्स उतने ही इजी लगेंगे। बट अगर मैं कराती रहूँगी फिर आपको कॉन्सेप्ट लगाना नहीं आएगा, फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि न्यूमेरिकल्स हमसे सॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो अभी यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किरचॉफ्स लॉ के लॉ करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, थैंक यू बेटा।